एक ग्राफ बना रखा है मैंने यहाँ पे, देखिए आप, ठीक है, ये ग्राफ है, इसके बीच का ग्राफ है। तो भैया ये फोटो करंट है यहाँ पर, इसने नहीं बनाया बच्ची ने, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है ये? कह रहे भैया यहाँ पर तीन है मटेरियल है, ए बी सी डी। पहले बोल रहा है इंटेंसिटी रिलेशन क्या होगा इन तीनों मटेरियल में। तो हमें पता भैया करंट इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा करंट है। तो करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी? डी की। किसकी होगी? हम देख रहे हैं सी और बी दोनों पर करंट क्या है? सेम है, इसलिए दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। एक पास सबसे कम करंट है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे कम। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बात करते हैं भैया फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो भैया हम देखेंगे भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल को। कह रहा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी की होती है, इसको रोकने के लिए आपको सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोकने के लिए किसको अप्लाई करना पड़ा भैया? ए को, यानी ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। फिर किसको रोकने के लिए किया? सी को। सी को रोकने के लिए दूसरे नंबर पे, यानी फ्रीक्वेंसी दूसरे नंबर की किसकी है? सी की। फिर बी को, और फिर सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका? सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पिछले साल क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया था, मैंने यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिखवा दिया गया। ठीक है, क्या कह रहा है? बी नीचे है, सी ऊपर है। कहाँ बेटा, क्या दिक्कत होगी? बता। मिक्स हो रही है? नहीं भैया, ऐसी बन रहा है ग्राफ। सी ऊपर है ना, यानी उसकी लाइन ऊपर होगी। बी नीचे है तो उसकी लाइन नीचे होगी। समझा? अब अभी क्लियर है? चलो अब बात करते हैं भैया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक या आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक है। आइंस्टीन ने बोला, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक पॉइंट। जो आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इससे पहले प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बता दिया था कि लाइट जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इजेक्शन होता है। उसी के ऊपर इन्होंने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको दिया। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच a light radiation travel in a form of discrete photon. discrete मतलब होता है अलग अलग फोटोन। ठीक है, the energy of each photon is h nu। क्या होती है? h nu होती है। where h क्या है भैया? Planck constant, and nu क्या है भैया? frequency of incident radiation. each photon interact with one। एक फोटोन मैंने आपको बता रखा है केवल किससे इंटरेक्ट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से ही कर सकता है। ठीक है, देयर एनर्जी ऑफ एच न्यू, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप टू इनटू टू पार्ट। कह रहा भैया जो एनर्जी होती है फोटोन की वो दो पार्ट में यूज होती है। समझ गया? पहला पार्ट क्या है? अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। पहला पार्ट किसकी फॉर्म में यूज होता है? निकालने के। लिबरेट मतलब निकालना मेटल सरफेस से। ठीक है भैया, इसको हम क्या कहते हैं भैया? वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? या डब्ल्यू नॉट लिखो या फाई नॉट लिखो, एच न्यू नॉट होता है। द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इंपार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कह रहा भैया जो दूसरा पार्ट होता है एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो जाता है। समझ गया? और नोट में लिखवा यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण नोट है। कह रहा भैया भैया जो जितने ही फोटोन आते हैं, मान लो 1000 फोटोन आए, तो उन 1000 फोटोन में से मात्र 1% से भी कम ऐसे फोटोन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर चला सकते हैं। समझे? मतलब उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकाले भी और फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या करें? प्रोवाइड करें उसे। समझ गए? तो यहाँ पे लिखा लेस देन 1% ऑफ फोटोन्स हुज एनर्जी आर ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन। इसकी एनर्जी क्या है भैया? वर्क फंक्शन से ज्यादा, यानी वो काइनेटिक एनर्जी भी देंगे उसको। ठीक है, अब देखिए ये रेडिएशन आई, इसके पास कितनी एनर्जी थी?
किसके ऊपर गिरी, कहां खर्च हो गई, फाइन और इजेक्शन में। और दूसरा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखा हुआ है या एनर्जी लिखना है, वैसे तो कंजर्वेशन भी ठीक ही है, कि कुल एनर्जी कितनी गिरी थी, उसका पहला पार्ट कहां गया, दूसरा पार्ट कहां गया, इसको एच न्यू लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, एच न्यू नॉट, और ये क्या काइनेटिक एनर्जी, ये होगी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी कई सारी फॉर्म होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस थे ना, उसको भी हम बता सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि आइंस्टीन की इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो देखते हैं भैया। आइंस्टीन देखा भैया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, क्या है, मैंने अभी पीछे बताया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो उनका इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। समझ गए, वही लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी मींस द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ photons striking on the metal surface per unit time, as each photon ejected only one electron, so the number of ejected photons, photoelectrons increases with increase in intensity। समझ गए भैया, यार रिजेक्शन हो रहा है तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगला कह रहा है भैया एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हमने पीछे इक्वेशन पढ़ा था, कह रहा है भैया इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब आपकी गिरने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, ज्यादा है, लेस मतलब क्या होता है, कम होता है ना। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में एच न्यू माइनस न्यू नॉट, याद है, अगर ये कम होगा ये ज्यादा होगा तो काइनेटिक क्या होगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है इसका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस है ये चीज, क्या है, तो मीनिंगफुल होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जब भी होगी जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट हो। समझ गया भैया बंगाली, तो कह रहा है भैया इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, सॉरी ऊपर वाला ना, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव, दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग, सो न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है, तो समझिए एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो कह रहा है भैया इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यू पॉजिटिव व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी न्यू नॉट से तो काइनेटिक आएगी, और ज्यादा होगी तो और काइनेटिक आएगी, और ज्यादा होगी तो, ठीक है। टाइम लैग क्या है, मैंने बताया था ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। तो कहता है भैया द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बताइए जरा मेरे को, कोई बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन, बुलबुल बताइए। हाँ जी बताइए क्या होता है इलास्टिक कोलिजन का मतलब, चश्मे का नंबर 3 है मेरे ख्याल से तुम्हारे, है ना, 3 है ना, देख लो ऐसे ही बता दिया बगैर लगाए बगैर पूछे, एक्सपीरियंस है भाई। बताओ ये इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, स्वीटी खाइए, बिल्कुल, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, किसी प्रकार का कोई लॉस, और जहां पर लॉस नहीं होता तो वो चीज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस होती है, क्या होती है, अब क्या 11वीं में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी कोलिजन में पढ़ाया था ना विकास, ठीक है। तो कह रहे भैया द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, एज द इलास्टिक कोलिजन इज इंस्टेंटेनियस, जो भी इलास्टिक कोलिजन होगा
वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। सो देयर इज नो लैग बिटवीन द कोलिजन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोलिजन और एमिशन में कोई टाइम लैग नहीं करता। जो कोलिजन होता है ना, इलास्टिक कोलिजन, वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब तुरंत की तुरंत होता है, एनर्जी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है वहां पर, बिल्कुल टाइम नहीं लगता वहां पर। ये भी इलास्टिक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल टाइम, समझा। फिर आता है भैया फोटोन। फोटोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोटोन फोटोन, तो उसके बारे में बात कर ली जाए। फोटोन प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, ठीक है भैया। लाइट कंसिस्ट विद टेनियस पार्टिकल कॉल्ड, बहुत छोटे से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनको हम क्या कहते हैं भैया, फोटोन कहते हैं। ईच फोटोन हैज एनर्जी h न्यू। प्रत्येक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, न्यू क्या है, बता किसकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन कहां पर है, लाइट के अंदर, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बोलो, ठीक है। ईच फोटोन हैज मोमेंटम, क्या होता है, अब मोमेंटम कैसे निकलेगा तो भैया आपको बता दूं, आपको शायद ना पता हो, ठीक है, कि E इक्वल्स टू क्या आता है, h नहीं होता फोटोन की एनर्जी। और अगर कोई मास लाइट की स्पीड कोई अप्रोच कर लेता है, लाइट की स्पीड से चल लगता है, तो वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एनर्जी है और ये भी क्या है, दोनों वे में कन्वर्ट हो गए। तो हमने क्या किया, h न्यू को ऐसे लिख दिया, mc स्क्वायर है तो mc इंटू में c लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। m क्या है, मास, c क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो m इंटू में c क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, क्या हो गया, इसी को इसके नीचे लिया तो ये है फोटोन का मोमेंटम। ये क्या है, अब फोटोन का मास नहीं होता फिर भी मोमेंटम होता है, और मोमेंटम ये होता है, ठीक है, समझ गया। फोटोन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, नंबर ऑफ फोटोन जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करेगी, फोटोन है जीरो रेस्ट मास। अगर फोटोन रुक जाता तो उसका कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास क्या होगा, जीरो। बिल्कुल। अब भैया अभी रुक जा, चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां पे पूछ लियो वाली चीज, ठीक है, पढ़ाऊंगा, मेरी फीस बराबर आती रहेगी तो मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। अगला क्या है भैया, सुन लीजिए, अ फोटोन इज इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली न्यूट्रल। मतलब ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता, ना ही ये मैग्नेटिक, किसी के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो सीधा निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो सीधा निकल जाएगा, कोई इंटरेक्शन नहीं है। चार्ज पार्टिकल होगा तो इंटरेक्ट करेगा, मतलब रुकेगा, इन्फ्लुएंस होगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इसके ऊपर नहीं होता। और फोटोन इज चार्जलेस, ठीक है भैया। अब जो आ रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग वाला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ठीक है, चलो। अभी मैंने आपको बताया था एज वी नो क्या है, एच न्यू इक्वल्स टू में जो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, वो दो पार्ट में खर्च होती है। पहला क्या होती है, इजेक्शन, दूसरा काइनेटिक। अच्छा, ये काइनेटिक मैक्सिमम है क्या ये, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, मैंने आपको परसों बताया था, ई वी नॉट के, किसके बराबर होती है, याद है, ई वी नॉट के बराबर, जहां मैक्सिमम काइनेटिक आएगी। तो ई वी नॉट लिख दिया, तो ई वी नॉट को इधर रखा और इसको उधर की साइड ले गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद इस ई को दोनों के नीचे ला के रख दिया, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, ये इसको अभी साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ये साइड में लिख दिया मैंने। आप जानते हैं ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके पास मैथ्स होगी वो जानता होगा, जिसके पास नहीं होगी वो नहीं जानता, मैं गारंटी दे रहा हूं, उसने देखी भी नहीं होगी उसको आज तक। इसे कहते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन चैप्टर में 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 9 है मेरे ख्याल से, 10 है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उसमें ही है, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन ड्राइव करते हो, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। y क्या है, वेरिएबल है, x क्या वेरिएबल है, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और c है आपका y इंटरसेप्ट, मतलब वो जो लाइन खींची हमने, ग्राफ खींची है ना, वो y एक्सिस को कहां पे काटती है, ठीक है, उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए, अब देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को,
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी है, इक्वेशन नंबर सेकंड ही है। अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो आप देखते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जहां पर कौन है, वाई। वाई के इक्वल मत लगाना, ठीक है, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। एक होता है एनालॉजस, जानते हो ना, जो वैसा काम करता है लेकिन होता वो ऐसा नहीं है, समझ गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू में y क्या होगा, y क्या होगा, इसके यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या होगा, x हो। देखो अगर आप देखोगे तो x और फ्रीक्वेंसी है ना, है, और y इंटरसेप्ट की यहाँ पे क्या है, ये पूरा, ये क्या है भैया, y इंटरसेप्ट। और आपको बता दूं m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, वो किसके यहाँ पर है, उसके यहाँ पर कौन है, h। समझ गया भैया, ये आपको इधर साइड में बना दिया। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया, चलो देखिए भैया। तो देखिए भैया हमने बनाया, आपको पता है मैंने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे साइड में बना रहा हूं मैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या है ये, और ये फ्रीक्वेंसी है। आपको याद है मैंने ग्राफ हमेशा यहाँ से स्टार्ट किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है तभी आप स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हो, ठीक है। तो मैंने कहा भैया वो फ्रीक्वेंसी तो नॉन जीरो होती है ना, जीरो से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, जब एमिशन होगा तभी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए जीरो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, इससे ये क्या है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है ये। अगर इससे नीचे आओगे तो आपको एमिशन नहीं होगा, और एमिशन नहीं होगा तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की आवश्यकता। स्टॉपिंग पोटेंशियल था क्या, जो करंट को जीरो कर दे। आपका अभी जब एमिशन इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पे एमिशन ही नहीं होगा तो करंट ही नहीं होगा, तो करंट तो अभी भी जीरो है। तो इसका मतलब जब आप इससे नीचे रहोगे ना तो उस वक्त कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, क्या रहेगी। लेकिन जैसे आप थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हो तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने और क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और चल भी रहा है, चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हो गया, ठीक है। हमने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इतनी कर दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक क्या हुई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो आपको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो और काइनेटिक बढ़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, समझ गए भैया। तो ये ग्राफ आपको याद है, बनाया था मैंने पीछे, ठीक है। ये ए मटेरियल है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये जिस एंगल पर झुकी है उसको क्या कहते हैं, स्लोप, क्या कहते हैं इसे। और यहाँ पर जो स्लोप होगा उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एम की वैल्यू क्या रखी है, एच अपॉन में ए, एच अपॉन में एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ई क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही टर्म क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा दूसरे मटेरियल के लिए तो उसकी लाइन भी क्या होगी, ऐसे ही रहेगी, क्योंकि उसका स्लोप भी क्या होगा, एच अपॉन में ई रहेगा। स्लोप में दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। मैं सी का बनाऊंगा वो भी क्या होगा, इसके पैरेलल रहेगा, सबका एंगल क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि सबका स्लोप क्या है, सेम है, समझ गया। अब उसके बाद देखिए वाई इंटरसेप्ट, ये समझ में आ गया। अब वाई इंटरसेप्ट कहां मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट होता है कि ये लाइन जो है ना वो वाई एक्सिस पे कहां काटती है, तो आप अगर इधर काट खींचोगे ना तो इधर कहीं नहीं काट रही, तो कहां करना पड़ेगा, नीचे, यहां काट दिया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ये ए का वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या हो गया, बी का वाई इंटरसेप्ट हो गया, और ये नीचे कहीं सी का वाई इंटरसेप्ट होगा। और वाई इंटरसेप्ट देखिए ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट कौन से एक्सिस पर है, जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कहां है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अच्छा बताओ इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, मैं एक्स वाई के टर्म में पूछ रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई के टर्म में क्या होंगे। इसमें वाई तो रहेगा नेगेटिव, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। एक्स किसको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को, यानी इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो, और वाई किसको दिखा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, यानी वाई रहेगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ध्यान रखना कि यहां पर जो वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी जीरो पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव तो वैसे ही होता है लेकिन वो अलग होता है, अलग नहीं, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो ना, तो वो जो होता है ना इसका उल्टा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, एक तरह से कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ये एक्चुअल में जो आपका ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट बताता है कि फ्रीक्वेंसी जीरो पर आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या बताता है, ये है किसका एक्सिस, किसका एक्सिस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ये किसका है। और अगर पॉइंट यहां पर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया
कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि भैया जीरो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन आपको बता दूं प्रैक्टिकली ये पॉइंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता जीरो फ्रीक्वेंसी पर एमिशन नहीं होना, और जीरो फ्रीक्वेंसी पर अगर एमिशन नहीं होना तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की आवश्यकता। तो भैया इसका मतलब ये चीज जो है ना ये वर्चुअल होती है। क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, यही लिखा हुआ है, कह रहा है वाई इंटरसेप्ट बताता है। वाई इंटरसेप्ट क्या बताता है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट जीरो फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। समझ गया भैया, ये ग्राफ इतना था। इसके बाद न्यूमेरिकल है, इसके बाद 2 टॉपिक और बच्चे इस चैप्टर में खत्म हो जाएंगे। अभी कॉपी करना आपको, यहाँ से स्टार्ट करो कॉपी, बहुत टाइम है अभी।